आदाब, मुंसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म मोदी ने सिलीगुड़ी में अवामी रैली से किया खिताब, रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि महोत्सव प्रोग्राम में की शिरकत, कहा हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है काम। उदयनिधि स्टालिन ने त्रिपुर में चलाई इंतखाबी मुहिम, मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना। गुलकारा आशा भोसले का हुआ आज इंतकाल, मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने किया दुख का इजहार। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकिरात नाकाम, तेहरान ने नहीं मानी वाशिंगटन की शराइत, जेडी वेंस अमेरिका वापस। वजीर आजम मोदी ने मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में एक इंतखाबी मुहिम चलाई। वजीर आजम ने कहा कि बंगाल की सरजमीन 8 की सरजमीन है। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मेरा भाषण शुरू करूं उसके पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। करूं प्रार्थना आप लोगों को? प्रार्थना करूं? मैं देख रहा हूं बंगाल की धरती तो कला की धरती है। इतने सारे कलाकार दोस्त बढ़िया बढ़िया चित्र बनाकर के ले आए हैं। किसी ने मोदी को नेपाली बना दिया है। मैं जो लोग कुछ पेंटिंग वगैरह बना करके लाए हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, अगर पीछे आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा, आपको चिट्ठी लिखूंगा। मैं मेरे एसपी जी के साथियों से कहता हूं कि ऐसे जो भी कलाकार मित्र कोई छोटे मोटे चित्र बना करके ले आए हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए और मैं आपको वादा करता हूं अगर आपका एड्रेस होगा तो मेरी चिट्ठी आएगी। कल शाम यहां सिलीगुड़ी में मैं जब बागडोगरा से निकला तो मुझे कुछ साथियों ने कहा था, साहब एक 500-700 मीटर एक रोड शो हम छोटा सा करना चाहते हैं। लेजेंड गुलकारा और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता आशा भोसले का आज इंतकाल हो गया। तबीयत अचानक खराब होने पर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया था। उन्होंने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। आशा भोसले के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने दुख का इजहार किया और अरकान खानदान से ताजियत का इजहार किया। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने कहा कि आशा भोसले की आखिरी रसूमात कल शिवाजी पार्क में अदा की जाएंगी। इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। और इन तमाम तफसीलात जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुंबई से। अमजद, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो क्या कुछ माहौल है मुंबई में, क्योंकि बॉलीवुड की जो गुलकारा हैं, मशहूर गुलकारा, वो इंतकाल कर गई हैं। हजारों उनके चाहने वालों में उनके मद्दाह में एक गम की लहर दौड़ी हुई है और ऐसे में क्या कुछ वहां पर गम का माहौल देखने को मिल रहा है?
लेकिन आगे बढ़ेंगे एक और खबर की जानिब। गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। नितिन गडकरी ने कहा कि आशा भोसले ने मुताद्दिद जबानों में गाने गाए और बेपनाह पहचान बनाई। नितिन गडकरी ने कहा कि उनका इंतकाल न सिर्फ उनके खानदान के लिए बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूंगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी और आखिरी में चलना भी नहीं होता था तो भी उनका यही श्रद्धा, कमिटमेंट उनके प्रोफेशन के बारे में थी। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध में होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख सहन करने की शक्ति भगवान उनके गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आशा भोसले ने अपनी आवाज के जरिए न सिर्फ मौसीकी बल्कि हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत को भी आलमी सतह पर फरोग दिया। लता मंगेशकर और आशा भोसले उन दोनों ने अपनी फनकाराना खिदमात के जरिए मुल्क का नाम रोशन किया। पीयूष गोयल ने कहा कि उनका इंतकाल एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। Extremely distressing. She was one of the jewels of India with her rendition of songs. She promoted art and culture. She was very close to Prime Minister Narendra Modi ji also, who held her in very high regard. The sisters, Lata Didi, Usha ji and of course Asha Bhosle ji have made the nation proud with their achievements and their service to art and culture. We will miss her. I pray for her family to be able to bear the irreparable loss. Her nephew Adinath is a very dear friend. I will just talk to him. और सीधे चलेंगे अमजद के पास मुंबई से। सीधे इस वक्त मुंबई से हमारे साथ अमजद जुड़ चुके हैं। अमजद, बहुत ही दुख की खबर, अगर हम कहें कि एक दुख की खबर आई है फिल्मी दुनिया से और म्यूजिक की दुनिया से। आशा भोसले इंतकाल कर गई है, इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। क्या कुछ वहां पर गम का माहौल है उनके चाहने वालों में और क्या कुछ वहां सूरत हाल है? देखिए, मैं बता दूं, कल रात जो है आशा भोसले को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनको कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट आया। रात भर जो है डॉक्टर की टीम जो है आशा भोसले की जो कार्डियक अरेस्ट जो था उसकी जो इलाज जो है वो लगातार जारी था। उसके साथ डॉक्टर से 2 से 3 टीमें जो थी बनी हुई थी ऑलरेडी, जो उनको लगातार ऑब्जर्वेशन में रखी थी। लेकिन रात ही में उनको कहीं ना कहीं आईसीयू में जो है वो शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत जो है ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद अगर ये बता दूं मैं आपको, उसके बाद से उनके जो चाहने वाले हैं, उनके फैंस जो राती से जो है हॉस्पिटल जो है वो पहुंचना शुरू हो गया था। लेकिन सुबह के वक्त जो है आशा भोसले का इंतकाल हो गया और ये वाकई में बॉलीवुड जगत के लिए एक बड़ा धक्का है क्योंकि जिस तरीके से अगर संगीत की बात करें या गाने की बात करें तो आशा भोसले ने ना कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के अंदर अपने आवाज से और अपने गानों से जो है लोगों का दिल जीता। लेकिन उनके जाने के बाद बॉलीवुड के अंदर काफी ज्यादा शोक की लहर है क्योंकि एक लेजेंड कहते हैं कि एक लेजेंड जो है जब दुनिया से जाता है तो वाकई में लोगों को काफी तकलीफें होती है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो आशा भोसले के यहाँ पर लगातार लोगों का मिलने का तांता लगातार जारी है। आशा भोसले के घर के स्थित जो है कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे दोपहर 3 बजे तक कल जो है आखिरी दीदार जो है वो कराया जाएगा और तकरीबन 4 बजे के करीब जो है शिवाजी पार्क शमशान घाट में उनकी अंतिम विदाई जो है
और वो होनी है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी बता दूं आपको, जिस तरीके से आशा भोसले के चाहने वाले और जिस तरीके से उनके फैंस थे, उनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि आशा भोसले कहा जाता है ना कि बॉलीवुड जगत के अंदर, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने दिए जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। अमजद, क्या उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर पहुंचा दिया गया है या फिर वो अभी अस्पताल में है, और क्या कौन सी बड़ी शख्सियात वहां पर पहुंच रही है उनकी? देखिए, अभी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के अंदर अभी मौजूद है। उनके जो साहबजादे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हालांकि तमाम लोगों को कहा भी कि कल तरीके से वो करेंगे, जिसको देखिए इंतकाल के 2 से 3 घंटा जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, क्योंकि तकरीबन उनके इंतकाल को 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, तो अभी ऑब्जर्वेशन में उनको जो है रखा गया है। उसके बाद जो है तमाम जो कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद ही कागजी कार्रवाई के बाद जो है उनको जो है घर लेके जाया जाएगा। देखिए, अंतिम दर्शन जो है वो कल किया जाएगा, तो अभी क्या घर लेके जाते हैं या इनको मॉर्चरी में रखते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि कल शाम 4 बजे अंतिम विदाई जो है वो देनी है, तो उसके लिए जो है पूरी तरीके से तैयारी है, उनके घर वाले वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और बॉलीवुड के भी तमाम जो स्टार्स है, जो सिंगर्स है, वो भी धीरे धीरे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल जो है वो पहुंच रहे हैं। अमजद, जैसा कि संगीत की दुनिया में आशा भोसले एक बहुत बड़ा नाम था, ना सिर्फ संगीत की दुनिया में इन्होंने अपने कदम जमाए थे, बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया। दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। तो ऐसे में क्या हुकूमत की जानिब से इन्हें खिराज अकीदत किस तरह से पेश किए जाने की तैयारियां हैं और किस तरह के बयानात सामने आए हैं? देखिए, अगर बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना बयान जो है वो दे दिया कि एक लेजेंड जो है वो चले गए। अगर कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें दिल्ली के नितिन गडकरी, उन्होंने अपना बयान दे दिया। उनका तो साफ तौर पे कहना था कि 2 महीना पहले जो है उनसे जो है आशा भोसले से उन्होंने मुलाकात करी थी, तकरीबन आधा पौना घंटा उनसे बात की, चर्चा की, तमाम मुद्दों पे उनकी जो है वो बात होती थी। देखिए, आशा भोसले एक ऐसी लेजेंड थी कि उनकी हर जगह जो है रिलेशन काफी अच्छे थे, चाहे वो पॉलिटिक्स की जगह हो, चाहे फिल्मी दुनिया की जगह हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सब जगह उनके रिलेशन जो थे काफी ज्यादा अच्छे थे। लोगों से मिलना जुलना अच्छी तरीके से मिलते थी वो। लेकिन अब बोलते हैं ना, जो आखिरी विदाई जो होती है, आखिरी वक्त होता है। देखिए, जिस तरीके से हमने लता मंगेशकर को खोया, लता मंगेशकर के बाद जो है आशा भोसले को खो दिया, तो कहीं ना कहीं एक जो जगत का एक मतलब बॉलीवुड के अंदर एक जो दौर था, जो संगीत का गाने का जो दौर था, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान है फिल्मी दुनिया के लिए और संगीत की दुनिया के लिए। बहुत शुक्रिया अमजद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया से एक ऐसी खबर ने आज उन शायकीन को, उन चाहने वालों को जो संगीत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, झिंझोड़ कर रख दिया। गम की लहर वहां दौड़ चुकी है, क्योंकि आशा भोसले इंतकाल कर गई हैं और आज उनका देहांत हो चुका है। और कई चाहने वाले, क्योंकि जो संगीत से मोहब्बत रखते हैं, उनके दिलों में जहां पर उन्होंने जगह बनाई थी, अब वही चीजें उनको याद करके, यानी कि गम का माहौल इस वक्त बना हुआ है। और तमाम तफसीलात कब के आखिरी रसूमात कब होंगी और किस तरह से होंगी, क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे, तमाम पर हम तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसन में उन्नत कृषि महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने किसानों और मुकामी लोगों से मुलाकात की और उनकी मसाइल की समाअत की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और नई टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जा रहा है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इंटरक्रॉपिंग का मॉडल है, तो आलू से आमदनी मिल जाएगी। कि नुकसान अगर हो तो उस नुकसान के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपको नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के माध्यम से हो जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने केवल इसलिए यहां आपकी जाएगा कि इसको ध्यान से सुनना और देखना। अगर अपनी फसल नष्ट होगी तो फिर क्या करें। प्रहलाद पटेल जी भी आए हैं, ताली बजा के स्वागत कीजिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी भी यहाँ मौजूद है, मंत्री जी, उनका भी स्वागत है। तो हम लोगों को अभी एक अलग सेशन में जाना है, क्योंकि अलग अलग सत्र चल रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भारत सरकार के अधिकारी आए, मुक्तानंद जी पूरा विशेषज्ञ बैठे हैं। ये आपको विस्तार से समझाएंगे कि नुकसान हो तो नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना में कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए।
मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में तमिलनाडु चैम्बर ऑफ कॉमर्स इवेंट में ताजिरों, सनतकारों और पेशावर अफराद के साथ तबादले ख्याल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ इक़्तिसादी व तिजारती उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत ताजिरों और सनतकारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है और नए मौक़े पैदा करने की कोशिश की जा रही है। Indeed, extremely delighted to be amongst all of you in Madurai. So soon after my last visit, when I had accompanied Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, when he came to Madurai to meet all of you and address all of you. மேடையில் வீற்றிருக்கும் சங்கத்தின் அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் முன்னாள் இந்நாள் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் இந்த சங்கத்தின் மதிப்புக்குரிய உறுப்பினர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் இன்னும் பல்வேறு நீங்க வணிக பெருமக்களாக நிறைய பகுதிகளிலிருந்து வந்திருப்பீங்க மதுரை சுற்று வட்டார பகுதிகளில்। मरकजी वजीर मानसुख मांडविया ने दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आवाम के साथ साइकिल चलाई और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का पैगाम दिया। उनका कहना था कि फिट इंडिया मुहिम का मकसद शहरियों को रोजमर्रा जिंदगी में वर्जिश को शामिल करने की तरगीब देना है ताकि मुल्क को एक सेहतमंद और मजबूत कौम बनाया जा सके। आप संडे ऑन साइकिल के मूवमेंट के साथ जुड़ के देश के युवाओं को, देश को फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। चलो दोस्तों, आज संडे ऑन साइकिल के द्वारा हम सब साथियों साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और मोदी जी का फिट इंडिया का नारा को मजबूत करें। बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन ने पटना में रफ्तार सुकून मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम में बिहार के डीजीपीओ ने कुमार और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2014 में इक़्तिदार संभालने के पहला बड़ा फैसला जो लिया है वो 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाने का था। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बाद से इस तरह के मुस्बत इक़दामात का सिलसिला जारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पर ये जो अभियान चलाया है इट्स अ वेरी समथिंग व्हिच इज वर्थ प्रेजिंग प्राइमरली क्योंकि फिटनेस पे बहुत जोर हो रहा है पूरी दुनिया में। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, आते ही उन्होंने 2014 में पहली चीज क्या किया, मेरे ख्याल में पहला डिसीजन था कि उन्होंने 21 जून को योगा डे बनाया था। तो उसके बाद तब से ये डिसीजन होते जा रहे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ कि पटना में भी आ गया है ये अब, और ना ही सिर्फ साल में एक दफे, ये साल में तो 10 दफे होना चाहिए इस तरह। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन का इनेकाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट ने ओबीसी महकमे के साथ मिलकर किया है। ये तकरीब दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मुनाकिद की जा रही है। इस इक़दाम का मकसद आईनी इक़दार और समाजी इंसाफ को फरोग़ देना है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि RSS और BJP आइन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि आइन मुल्क की बुनियाद है और इसे हर हाल में बचाना जरूरी है। मेन जो मैसेज था संविधान का मैसेज था और संविधान के बिना जिस चीज को हम इंडिया कहते हैं वो नहीं होता। और आज जो RSS BJP की सोच के जो लोग हैं वो अंबेडकर जी और हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बाकी सब जो भी बोलते हैं ये सारा का सारा सिर्फ संविधान को खत्म करने का काम है। इनका लक्ष्य सिर्फ संविधान को मिटाने का है क्योंकि ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में सब लोगों को एक जैसा माना जाए। और तमिलनाडु के नायब वजीर आला उदयनिधि स्टालिन ने तिरुपथुर में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नायब वजीर आला ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तमिलनाडु के लिए कोई स्कीम नहीं दी है और AIADMK ने कभी रियासत के हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाई है। தலைவர் திரும்ப திரும்ப சொல்றது இந்த தேர்தல் டெல்லி அணியா தமிழ்நாடு அணியா, டெல்லி அணி வெர்சஸ் தமிழ்நாடு அணி, இதுதான் நம்முடைய தலைவர் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றது.
தமிழ்நாடு அணிக்கு திமுக தான் அணி தலைவர் கேப்டன், நம்முடைய தலைவர் தான் கேப்டன். நம்ம ஏன் டெல்லி அணின்னு சொல்றோம்? டெல்லி அணியில் யார் இருக்கா? एआईएमआईएम मगरबी बंगाल की रियासती सदर इमरान सोलंकी ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक किसी की जायदाद नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें मुसलमानों से वोट लेती हैं लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करती। इन्होंने कहा कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। तो मुस्लिम वोट बैंक किसी के बाप की जागीर तो सर है नहीं ना, आप समझिए। आप मुसलमानों का वोट लेकर जाएंगे और मुसलमानों के कुछ काम नहीं करेंगे। हमें जब जरूरत पड़ती है, वक्फ बोर्ड के बिल में जरूरत पड़ी आपकी, तो आपके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीएमसी के थे नहीं वहां पे। हमारी शरीयत पे हमला हुआ, जैसा सब आप गीता मानते हैं, हम कुरान मानते हैं, तो हमारी शरीयत पे जब हमला होगा, कुरान पे हमला होगा, तो ये खामोश बैठेंगे। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीएमसी के थे नहीं वोटिंग के दिन, 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रिपल तलाक में नहीं थे। तो ये हमारी तहफ्फुज़ की लड़ाई है, हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो अब मगरबी बंगाल शुमाली 24 परगना टीएमसी के उम्मीदवार मदन मित्रा ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीएमसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। इन्होंने कहा कि पार्टी 250 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम किए हैं, अवाम टीएमसी की हिमायत करेंगे। इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, मेरा ख्याल से आजादी के बाद बंगाल में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। ये महाभारत के रूप में, महाभारत की तरह एक महायुद्ध, महाजंग हो रहा है। पूरा अर्जावर्त का, ये हस्तिनापुर का लड़ाई हो रहा है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं क्योंकि दोनों फरीक 21 घंटे से ज्यादा की मुसलसल कोशिशों के बावजूद इख्तलाफात की खलीज को खत्म नहीं कर सके। वेंस ने यहां दोनों फरीकों के दरमियान बराह रास्त बातचीत में मुस्तकिल बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि हम यहां खुले दिल के साथ आए थे, लेकिन अब हम बगैर किसी मुआहदे के अमेरिका वापस जा रहे हैं। वेंस ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि हमने ईरानियों के साथ बहुत से मामलों पर माने बातचीत की है। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे और मुझे यकीन है कि यह ईरान के लिए अमेरिका से ज्यादा बुरी खबर है। वेंस ने कहा कि उन्होंने अपनी हातिमी और बेहतरीन पेशकश पेश कर दी है, लेकिन ईरान ने फिलहाल अमेरिकी शराइत को मानने से इनकार कर दिया। वेंस ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइन से सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हमने साफ कर दिया है कि हम किन चीजों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर बिल्कुल नहीं कर सकते। ईरानी वफ्द ने हमारी शराइत को कबूल न करने का इंतखाब किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की जरूरत से ज्यादा मुतालबात मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट है। Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात अमन मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम रहे। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि इस्लामाबाद से आने वाली खबरें तसल्ली बख्श नहीं है। हम अमन चाहते थे क्योंकि अगर जंग जारी रही तो हमारा बुनियादी ढांचा भी बुरी तरह मुतासिर होगा। खबरें निकल करके आ रही हैं इस्लामाबाद से, वो सुकून की नहीं है। अमन चाहिए थी, क्योंकि अगर युद्ध जारी रहता है, जंग जारी रहती है, तो सिर्फ एनर्जी इमरजेंसी की ओर ही हम नहीं बढ़ेंगे, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित होगा और दुनिया का कोई भी मुल्क संभवतः इससे सुरक्षित नहीं रहेगा, महफूज नहीं रहेगा, चाहे प्रत्यक्ष आप युद्ध में हो या ना हो। अगर मैं अपने जैसे देशों की बात करूं तो हाहाकार और बढ़ने की संभावना है। तो उम्मीद की जाए कि दोनों ही पक्ष फिर से बातचीत को बहाल करें। बातचीत का एक जितना अभी तक के अगर इतिहास में देखूं बीते 30-40 वर्षों में, जब आप निगोसिएशन टेबल पे जाते हैं बातचीत के लिए, कम से कम उस दौरान कोई ऐसा बयान नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे उस वार्ता पे असर पड़े। और कल अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो बयान था, जबकि उनके वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद में थे, वो मैं समझता हूं असहज लगता है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।